Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन के लिए ये हिस्ट्री की वीडियो है जहाँ पर हम थ्योरी प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सभी जो होगा वो न्यू पैटर्न के बेसिस पे होगा। फिलहाल आपके सिलेबस को अगर हम देख लेते हैं, ये जो पुराना सिलेबस था इसमें पहला टॉपिक है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, इट्स काजेस एंड इट्स इफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को, उसके काजेस को देखेंगे अच्छे से और उसके क्या इफेक्ट्स हैं उन्हें भी जो है यहाँ पर कवर करेंगे, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस जो है ये पुराना सिलेबस है 2021 का और उम्मीद है कि यही सिलेबस जो है आपका रहेगा। फिलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, स्पाई म्यूटिनी भी कहते हैं, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 भी कहते हैं और ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, यानी कि आज़ादी की पहली जंग। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये आज़ादी की पहली जंग है। इससे पहले भी कुछ जो है वो मूवमेंट्स जो है वो छोटे लेवल पे जो है हुई थी, जिससे आप राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स में पढ़ेंगे। ये मूवमेंट जो है बहुत ही छोटे लेवल की थी, कोई मोहल्ले की मूवमेंट थी, कोई एक टाउन की मूवमेंट थी, कोई एक विलेज की मूवमेंट थी, लेकिन कोई ख़ास इम्पेक्ट नहीं था। एक बड़े लेवल पे जो है कोई भी जो है उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है नहीं लड़ रहा था। तो पहली मूवमेंट जो थी रिवोल्ट ऑफ 1857 से जानी जाती है। ये जो थी फर्स्ट लार्ज स्केल अपराइजिंग थी, किसके खिलाफ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अगर हम बात करेंगे कब शुरुआत होती है इसकी, तो 10 मई को शुरुआत होती है। याद रखेंगे डेट, 10 मई 1857 को। किस शहर से स्टार्ट होती है? मीरठ से स्टार्ट होती है एंड सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। तो हमने देखा मीरठ से शुरू होती है और नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये मूवमेंट जो है वो बढ़ती है और साथ में जो है सेंट्रल इंडिया तक फैलती है। लेकिन अभी जो साउदर्न इंडिया था वहाँ पर जो है मूवमेंट नहीं फैली। फ़िलहाल हम इसको, क्योंकि अब JKSSB का पैटर्न जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से जो है चीज़ों को कवर करना है। अगर यहाँ से जो मैंने आपको कहा कि इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, नेशनल अपराइजिंग भी कहते हैं, स्पाई म्यूटिनी भी कहते हैं, तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट जो हिस्टोरियंस है, अगर आप हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे उन्होंने इसके रिलेटेड जो है क्या लिखा, इसके रिलेटेड क्या व्यूज़ थे उनके। अगर हम बात करते हैं पहले VD सावरकर की, उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करार दिया। RC मजुमदार की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने ये कहा ये कोई भी नेशनल मूवमेंट नहीं है, नॉट अ नेशनल मूवमेंट। SN सेन की बात करते हैं, उन्होंने इसे नेशनल अपराइजिंग कहा। ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करेंगे तो सिपाही मिटिनी उन्होंने इसे कहा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस व्यूज़ है। यहाँ से आपके MCQs जो है वो बन सकता है, कहीं मैचिंग में भी पूछा जा सकता है या डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स में जो है वो पूछा जा सकता है। फिलहाल मैंने भी कुछ MCQs यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड जो है वो किए हुए हैं। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर MCQ जो है फ्रेम किया हुआ है, आपके पास है क्वेश्चन। डिफरेंट हिस्टोरियंस होल्ड कंट्रास्टिंग व्यूज़ ऑन द टू एसेंस ऑफ द इवेंट ऑफ 1857। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मैच द ऑथर एंड देयर पर्सपेक्टिव करेक्टली बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स बिलो। 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, 1, 2 एंड 3, और नीचे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट लिस्टेड अबव एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव। तो पहला हमारे पास है VD सावरकर। तो VD सावरकर की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है इसे क्या कहा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है ये ठीक होगा। RC मजुमदार है, उन्होंने कहा था ये नेशनल मूवमेंट नहीं है। तो इन्होंने इवेंट को डिस्क्राइब किया था एज नीदर द फर्स्ट नॉट द नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर जॉन लॉरेंस की बात करेंगे तो उन्होंने एंटायर मूवमेंट को जो है प्योरली जो है वो कहा गया था ये एक लोकलाइज मूवमेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसे स्पाई म्यूटिनी का भी नाम दिया गया और कहा था कि ये रिलीजियस जो है वो ग्रीवेंसेस की वजह से जो है फैली है। वो क्यों, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो है तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अभी मैंने आपको कुछ हिस्टोरियंस के बारे में तो यहाँ पर बता ही दिया और बाकी हम MCQs में भी चीज़ों को कवर करेंगे। अब बैकग्राउंड अगर हम रिवोल्ट की देखेंगे तो क्यों ये अपराइजिंग होती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो रूल था इंडिया में, ठीक है, 1857 तक। और बाद में जो है वो रूल जो है वो डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश क्वीन के अंडर आता है इसके बाद।
तो बिफोर 1857 जो है ब्रिटिश जो है वो एक्सपेंड करने लगी अपनी टेरिटरी। जो जो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल राजास थे, ठीक है, लोकल रूलर थे, उन लोकल रूलर की टेरिटरी को भी जो है वो एनेक्स करने लगे। तो अपना जो कंट्रोल था उसको भी एक्सपेंड करने लगे। उसके लिए उन्होंने कुछ जो है कानून बनाए, जैसे कि सब्सिडरी अलाइंस था, डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स था, एनेक्सेशन पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, या मिलिट्री डोमिनेंस जो थी। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो इंडियन रूलर्स थे, ठीक है, जो लोकल रूलर्स थे, हमारे किसान थे, आर्टिस्ट थे, और जो भी सोल्जर्स थे, तो वो इससे डिससेटिस्फाइड हुए। ठीक है, ये जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश लेके आ रहे थे उस टाइम, तो यहाँ पर जो है वो याद रखेंगे। अब बात करेंगे काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। द काज जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब ये क्यों पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में जो है मेंशन किया गया है काजेस एंड इफेक्ट्स। तो काज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल काज तो थे, इकोनॉमिक काजेस भी थे, मिलिट्री काजेस भी थे, सोशल एंड रिलीजियस काजेस भी थे, और कुछ इमीडिएट काजेस थे। इन काजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम पॉलिटिकल काजेस पे आते हैं। पॉलिटिकल काजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स की बात करते हैं। ये डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डेलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, उस इंडियन रूलर की कोई भी जो है संतान नहीं है, मतलब उनका कोई भी बेटा नहीं है, ठीक है, लड़की हो तो वो मैटर नहीं है। वो कहते थे कि अगर कोई भी लड़का नहीं है तो वो अपनी टेरिटरी जो है उसके बाद जो है वो कभी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बच्चा, और जो उनका टेरिटरी है उस पर जो है ब्रिटिश का रूल होगा। तो इस वजह से जो है बहुत सी स्टेट्स को जो उन्होंने ब्रिटिश ने एनेक्स किया, जिसमें सतारा आती है, झांसी आती है, नागपुर आती है, संबलपुर आती है। तो यहाँ पर क्या था कि जो भी इंडियन रूलर थे वो कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे और जो है जो ट्रेडिशनल जो रॉयल अथॉरिटी थी तो वो इससे जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, वो एक लड़की थी। तो उन्होंने जो है वो झांसी को ले एक नारा लगाया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट बनी इसकी, ब्रिटिश रूल की, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। तो बेसिकली जो थे ब्रिटिश जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो जो है एनेक्स करना चाहते थे जितने जितने एरिया जो है कवर कर पाए। कहीं पर कोई रीज़न दिया कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, कहीं आपने मिस रूल किया लोकल रूलर्स ने, ठीक है, तो ऐसे कर कर जो है वो टेरिटरी को जो है लेना चाहते थे। फ़िलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम स्टोरी में नहीं जाएंगे। उस स्टोरी की अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो हम वो ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोड है। हम यहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मेन पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। अब दूसरी पॉलिसी जो थी वो क्या थी, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स के थ्रू कर रहे थे कि कोई अगर संतान नहीं है तो वो ब्रिटिश अब जो है उस पर कंट्रोल करेगी राजा के बाद। दूसरी थी एनेक्सेशन की पॉलिसी। अब ये एनेक्सेशन जो कर रहे थे ये किस वजह से कर रहे थे कि अगर रूलर है भी, उनका बच्चा भी है, तो ये क्या बोल रहे थे कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन है, कि मतलब आपने सही तरीके से यहाँ पर काम नहीं किया है, कहीं करप्शन है, कहीं रूल मिस रूल है। तो ऐसी जो है वो जो है पॉलिसीज़ कह के ये जो है वो बहाना बनाकर जो है वो एनेक्स किया कर रहे थे। तो 1856 में जो है अवध जो था उसे जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन कहकर जो है वहाँ पर जो है वो उसे एनेक्स कर दिया। तो यहाँ पर जो नवाब जो उस टाइम थे वाजद अली शाह, उन्हें रिमूव कर दिया गया। जो सोल्जर काम कर रहे थे, नोबल जो थे, तालुकदार थे, उनकी पावर और इनकम भी ख़त्म होती गई। तो यहाँ पर जो है लोगों में काफ़ी गुस्सा था। तो यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, जो उस टाइम जो थे ज़्यादातर जो सिपाही जो काम कर रहे थे अवध के ही थे। ब्रिटिश आर्मी में जो सिपाही काम कर रहे थे वो अवध के ही थे, तो वो भी काफ़ी जो है नाराज़ हुए इस बात से। नेक्स्ट जो था डिसरेस्पेक्ट टू मुगल एम्परर। आप जानते हैं बहादुर शाह जो जफ़र थे, उनकी कहा गया कि उनकी डेथ के बाद जो है उनके जो डिसेंडेंट है उन्हें कोई भी जो है प्रिविलेज जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो एज आ इंडियन जो थे वो सेंटीमेंट उनके जो है भड़क उठे कि उनके जो इतने बेटे हैं उन्हें जो है कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, समझे, वो भी राजा नहीं रहेंगे। फिर जो है अगली पॉलिसी जो थी वो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी। ब्रिटिश जो है वो इंडियन किंगडम में जहाँ जहाँ इंडियन रूलर जो है वो रूल कर रहे थे उनके जो इंटरफेरेंस कर रहे थे उनकी उनमें, ठीक है, जैसे कि
और तो उन्हें ये लगा कि हमारे जो इंटरनल मैटर्स है उनमें ये इनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है, तो ये एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी जो लगा उन्हें। ठीक है, तो उन्हें पता चल गया कि एक स्पेनिश पॉलिसी से काम कर रहे हैं। फिर कुछ इकोनॉमिक काजेस है, जैसे कि आप समझते हैं, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ठीक है, ये जो है वो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो लेके आए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लिया करते थे, कर्ज जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, पॉवर्टी जो थी वो किसानों में देखने को जो है वो मिली। फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। आप जानते हैं कि इंडिया में जो है रॉ मटेरियल निकल रहा था, यहाँ से रॉ मटेरियल जो था वो जो है वो इंग्लैंड लिया जाता था और फिर वहाँ से फिनिश्ड गुड्स जो है वो आती थी। तो हम जो थे एक इंडियन की अगर बात करते हैं वो रॉ मटेरियल के सप्लायर बन के रह चुके थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रोडक्ट जो आ रहे थे उनका ये इंडिया जो एक मार्केट बन चुका था। तो मतलब कहने का जो इंडियन जो आर्टिस्ट थे जो लोकली गुड्स बनाते थे उससे चीप गुड्स जो है वो आने लगी, क्योंकि वहाँ पर मशीन बेस्ड गुड्स थी और यहाँ पर जो है वो हैंडमेड थी। तो ये जो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स जो थी वो इंडियन मार्केट्स में इतना ज़्यादा आने लगी, उनकी कॉस्ट जो है कम होती थी, तो लोग जो है वही बाई करते थे। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो इंडिया के आर्टिस्ट थे उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ का जो है डिक्लाइन हो गया। फिर जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो दादा भाई नौरोजी ने एक लिखी हुई है ये बुक। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंडिया की जो वेल्थ थी वो कंटिन्यूसली जो है वो ब्रिटेन में जो है कैसे ट्रांसफ़र हुई। इस थ्योरी को बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर जो है मिलिट्री काजेस थे। आप जानते हैं जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश के ही सोल्जर थे, बल्कि ज़्यादातर सोल्जर जो थे वो इंडियन सिपाही थे। उन्हें जो है कम सैलरी दी जाती थी, प्रमोशन नहीं दी जाती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस जो है किया जाता था। फिर एक जो है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट जो है वह एक्ट आता है, जिसमें इंडियन सोल्जर्स को जो है बाहर भेजा जाएगा, ओवरसीज़ मिशन पे भेजा जाएगा। ब्रिटिश आप जानते हैं बहुत से कंट्रीज़ में जो है उनका रूल चल रहा था उस टाइम एज अ कॉलोनी। तो इंडियन सोल्जर्स को जो है वो बाहर भी भेजने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मैंडेटरी सर्विस होगी। और जब बाहर भेज रहे थे ओवरसीज़ मिशन पे, उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी इसमें नहीं दी जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पर एक रिलीजियस फैक्टर भी था कि जो अपर कास्ट हिंदूज थे वो ये कहते थे कि ये जो हमारा कोस्ट है, अगर हम यहाँ से समंदर से जो है ट्रैवल करेंगे तो जो है हमारी जो है कास्ट प्योरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक रिलीजियस बिलीफ भी था यहाँ पर कि वो क्रॉस नहीं करना चाहते थे समंदर को। फिर जो है इमीडिएट कास्ट की बात करते हैं। अब बहुत से काजेज तो थे, लेकिन एक इमीडिएट कास्ट जो था वो ये था कि जो है एक न्यू जो है वो एनफील्ड राइफल जो है कार्टरेज जो है वो आ चुकी थी, और अफवाह ये फैली कि इसमें जो ग्रीस यूज़ की गई है वो एनिमल फैट से जो है वो यूज़ की गई है। एक एनिमल फैट इसमें जो था वो काऊ जो था वो हिंदूज़ के लिए जो था वो सेक्रेट था, और दूसरा जो था वो अनक्लीन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। तो सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था, ये जो ग्रीस की जो कार्टरेज जो थी इसे जो है वो अपने उसे उसे जो है बाइट करना पड़ता था, उसका जो कवर था उसे काट कर जो है मुंह से काटना पड़ता था। तो ये जो था हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटीमेंट के जो है वो खिलाफ था। तो ये ठीक है, तो ये भी एक इमीडिएट जो है काज बनता है रिवोल्ट का। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, यहाँ से जो है रिवोल्ट का जो है वो स्टार्ट जो हम कह सकते हैं कि हो सकता है। देखिए, अब शुरुआत जो होती है वो क्या है, मंगल पांडे का इंसिडेंट है, ये शुरुआत होती है यहाँ से। मंगल पांडे जो है वो अटैक करते ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और ये अटैक कहाँ पर होता है, बैरकपुर में होता है, मार्च के महीने में 1857 में। एज अ रिजल्ट जो है मंगल पांडे जब ब्रिटिश ऑफिसर को अटैक करते हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है 8 अप्रैल को 1857 में। फिर रिवोल्ट जो है डिफरेंट एरिया में फैलता है। यहाँ से बरकपुर है, बरकपुर से जो है वो दिल्ली चला जाता है, मतलब यहाँ पर भी जो है आप आवाज़ें उठने लगी, कानपुर में, फिर लखनऊ में, झांसी में, बिहार में, फैज़ाबाद में। दिल्ली जो है यहाँ पर जो रिवोल्ट के लीडर बने वो बहादुर शाह जफर बने, कानपुर में नाना साहिब बने, लखनऊ में बेगम हज़रत महल बनी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बनी, बिहार में कन्वर सिंह बने, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह बने। एज अ रिज़ल्ट जो है रिवोल्ट जो मेरठ में स्टार्ट होता है,
10 मई को जो है स्टार्ट होता है 1857 में। जो सिपाही जो थे मेरठ के वो रिवोल्ट करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक करते हैं, जो कैदी थे वहाँ पर उन्हें रिहा करते हैं, और यही रेबल, यही सिपाही जो मेरठ के थे, ये अब दिल्ली की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब दिल्ली में जब मूव करते हैं तो रेबल जो है वहाँ पर जब पहुँचते हैं वो डिक्लेयर करते हैं, बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अब एम्परर बनते हैं। कहाँ के? इंडिया के। तो इन्हें शहनशाह हिंदुस्तान जो है वो कहा गया। तो दिल्ली जो है वो क्या बन जाता है? सिंबॉलिक जो है वो सेंटर बनता है रिवोल्ट का। लेकिन आप जानेंगे आगे कि रिवोल्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। कि रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, ये भी क्वेश्चन जो है अक्सर आते हैं। तो दिल्ली जो है वो उसे रिकैप्चर्ड कर दिया गया सितंबर 1857 में। ठीक है, मार्च के बाद जो है मई के बाद जो है वो सितंबर में जो है उसे दोबारा से जो है कैप्चर कर दिया गया। लखनऊ की बात करेंगे, यहाँ पर भी जो है वो बगावत की आवाज़ उठती है। बेगम हज़रत महल जो थी, ये जो है यहाँ पर लड़ाई जो है वो लीड करती है, और काफ़ी लंबी जो है यहाँ पर लड़ाई होती है। बिहार में जो है कंवर सिंह जो थे वो इस बगावत को जो है वो लीड कर रहे थे, और उनकी उम्र 80 साल की थी। कानपुर में जो है वो नाना साहिब थे। यहाँ पर जो है पहले कानपुर को जो है कैप्चर कर लिया था। ब्रिटिश फोर्सेज जो थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। कहाँ पर? सतिया चौरे घाट पर। बाद में जो है आप देखेंगे कैसे रिवोल्ट को सुप्रेस करती है ब्रिटिश फोर्सेस। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करते हैं, इन्होंने बहादुरी से जो है वो ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ा, और जो है 1858 में जो है ग्वालियर में जो है ये लड़ते हुए जो है ये मारी जाती है। और इनका फेमस स्टेटमेंट था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये जो इनकी झांसी को एनेक्स कर रहे थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स के तहत ही एनेक्स कर रहे थे, जो लॉर्ड डलहौसी लेके आए थे। अब देखिए, मैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है क्योंकि नए पैटर्न में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से। अरेंज द फ्लोइंग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर आउटब्रेक। अब यहाँ पर मैंने बहुत से जो है वो जगहें लिखी हुई है जो कि सेंटर ऑफ रिवोल्ट रही है। हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में जो है वो अरेंज करना है। आप जानते हैं सबसे पहले जो रिवोल्ट शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो मंगल पांडे का इंसिडेंट बैरकपुर से होता है। फिर जो है मेन जो रिवोल्ट सेपरेट होता है वो मीरठ से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के बाद 2 होगा, और फिर दिल्ली जो कि सेंटर बनता है रिवोल्ट का, और फिर लखनऊ। ठीक है, तो पहले जो है बैरकपुर रहेगा, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, और ये वाला ऑप्शन है 3। फिर इसके बाद मेरठ रहेगा, तो 2 ऑप्शन जो है ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप आंसर भी चेक कर लेते हैं, तो देख लीजिए आंसर। बैरकपुर में जो है 29 मार्च को जो है मंगल पांडे ने जो है वो गोली चलाई थी, ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बैरकपुर में पहली इंडिविजुअल जो है वो रिवोल्ट शुरू हुआ था। मेरठ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो कलेक्टिव म्यूटिनी थी ये। ठीक है, क्योंकि बहुत से सिपाही एक साथ आए थे। फिर दिल्ली में जो है सिपाही जो है दिल्ली जो है पहुँच गए थे मेरठ से, और जो है बहादुर शाह जफ़र को जो ताज पहनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लखनऊ जो है यहाँ पर बेगम हज़रत महल 4 जून को जो है वो लीड करती है। अब नेचर की बात कर लेते हैं, रिवोल्ट का क्या नेचर था। देखिए, बहुत से हिस्टोरियन जो थे वो डिफ़र करते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिवोल्ट। कोई कहता है कि ये एक मिलिट्री अपराइजिंग थी सिर्फ, क्योंकि मिलिट्री ने जो है वो यहाँ पर जो है वो बगावत शुरू की थी। कोई ये कहता है कि यहाँ पर किसान पीजेंट की पार्टिसिपेशन थी। बेसिकली जो है मिलिट्री भी थी, पीजेंट भी थे, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट तो लोगों में थे, एक रीजनल करेक्टर भी था। बट यहाँ पर जो रिवोल्ट जो है ये फेल होता है बाद में। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। अगर दिल्ली में कोई लीड कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, झांसी की डिफरेंट थी। ठीक है, इसी तरीके से बिहार की डिफरेंट थी। तो डिफरेंट डिफरेंट इलाके थे, डिफरेंट डिफरेंट लीडर थे, तो सभी का जो है वो आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट थी। कोई भी जो है इनका एक ये नहीं था कि हमें ये चीज़ें, ये टारगेट जो है अचीव करने हैं। लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप आपने देखा, हर जगह जो है वो डिफरेंट लीडरशिप थी। लिमिटेड जियोग्राफिकल सेपरेट, आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ में ही जो है वो रहे थे, सॉरी नॉर्थ और सेंट्रल में। काजेज ऑफ फेलियर ऑफ जो रिवोल्ट है, डिफरेंट लीडर्स है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। हर एक लीडर डिफरेंट डिफरेंट इलाके का उसका अपना ऑब्जेक्टिव था। लिमिटेड एरिया था, नॉर्थ इंडिया में फैला, सेंट्रल इंडिया में जो है वो फैला।
पंजाब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अनफेक्ट रहे। लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, इन लोगों के पास जो थे, इनके पास वेपन जो उतने मॉडर्न नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश के पास जो है बेटर कम्युनिकेशन था, बेटर वेपन्स थे, बेटर ट्रांसपोर्टेशन थी। नो कॉमन लीडरशिप, कोई भी सेंट्रल कमांड नहीं थी। सपोर्ट टू ब्रिटिश, आप देखेंगे बहुत से रूलर थे उस टाइम जो कि ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम। आप जानते हैं ब्रिटिश ने पहले भी कई रूलर्स के साथ जो है ट्रीटी वगैरह की थी। तो उस टाइम जैसे पटियाला के रूलर थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, हैदराबाद के थे जो सिंधिया परिवार है ग्वालियर का, तो वो भी जो है ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहा था। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे तो इस टाइम जो जम्मू के थे, जे.एंड.के रूलर थे, ठीक है, तो वो उनके रूलर जो थे वो भी जो है ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो उस टाइम जो थे वो कौन से रूलर थे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई अपराइजिंग नहीं हुई, और यहाँ पर जो है उस टाइम जो है वो कौन से रूलर थे। क्योंकि इससे पहले एक अमृतसर ट्रीटी की थी जहाँ पर ये कहा गया था कि ब्रिटिश के जो है वो लॉयल रहेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे, जितना अभी हमने पढ़ लिया उसे जो है समअप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डेट्स वगैरह जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए 23 जनवरी को 1857 में जो है एक रूमर फैलती, अफवाह फैलती है, जिसे दम दम रूमर भी कहा जाता है, कि जो कार्टेरेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ग्रीस जो यूज़ कर रहे हैं उसमें एनिमल का फैट है। 29 मार्च को 1857 में बैरकपुर अपराइजिंग होती है, जहाँ पर मंगल पांडे जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक करते हैं, और 8 अप्रैल को उन्हें जो है वो फांसी दी जाती है। तो ये पहला जो है इंडिविजुअल स्पार्क था। 10 मई को जो है मीरठ में मिटिनी होती है, यहाँ पर जो अपराइजिंग होती है, यहाँ पर जो है पूरी जो एक नेटिव जो बटालियन थी पूरी, ठीक है, तो भी उसमें जो है वो पूरी बगावत करती है। तो यहाँ पर जो है वो ऑफिसर्स को मारते हैं और दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने ऑफिशियली जो है वो रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया था। 11 और 12 को हमने देखा दिल्ली को कैप्चर करते हैं और बहादुर शाह जफर को जो है शहनशाही हिंदुस्तान जो है वो डिक्लेयर करते हैं। 4 जून को जो है वो लखनऊ में जो है वो बेगम हजरत महल जो है, उनके बेटे जो है ब्रिजेश कादिर जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंसी को जो है वो कवर कर लेते हैं, उनका रास्ता वगैरह बंद कर देते हैं, और यहाँ से जो है वो यहाँ लखनऊ में जो है वो शुरुआत करते हैं। फिर कानपुर में 5 जून को यहाँ पर जो है वो नाना साहिब जो थे, अब देखिए यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव थे सेकंड, तो उन्हीं के जो है अडॉप्टेड सन थे। तो आप जानते हैं कि जो भी अडॉप्टेड सन था वो राजा नहीं बन सकता था बाद में, कि वो डॉक्टर नायदा लैब्स के तहत। तो यहाँ पर जो नाना साहिब थे, तो इस वजह से जो है वो भी यहाँ पर लीडर बन चुके थे, वो भी लीड कर रहे थे। झांसी आउटब्रेक जो है 6 जून को होता है, यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये अपना थ्रोन जो है वो क्लेम करने के लिए जो है ये भी जो है मैदान में आती है। सितंबर 20 को 1857 में फॉल ऑफ दिल्ली होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक जो था वो ऊपर हमने जो पढ़ा, यहाँ पर जो है वो रिवोल्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब ब्रिटिश फोर्सेस जो थी उन्होंने अपने इलाके जो है दोबारा से कैप्चर किए, क्योंकि इनके पास बेटर कम्युनिकेशन था, बेटर ट्रांसपोर्ट था, बेटर हथियार थे। तो फॉल ऑफ दिल्ली कब होता है, तो यहाँ पर जो है ज़फ़र यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र, उन्हें ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो जो है कैप्चर कर लेती है अंडर द जॉन निकोलसन। उन्हें जो है वो रंगून जो आज के म्यांमार में है वहाँ पर जो है वो कैद कर लेते हैं, और उनके बेटों को भी जो है वो जो छोटे बेटे थे उन्हें भी जो है वो उन्हीं के साथ कैद कर लेते हैं, और 1884 तक जो है वहीं पर वो रहते हैं, और उनकी डेथ भी वहीं पर होती है उसी जेल में। और बाकी जो इनके बेटे थे उन्हें जो है लड़ते हुए मार दिया जाता था, और 3 से 4 बेटों को जो है वहीं पर जो है मार दिया गया। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र थे। तो आलमोस्ट जो है सभी को जो है वो वहाँ से जो भी उस टाइम लड़ रहे थे उन्हें जो है वो मार दिया गया। 3 बेटे जो थे इनके, जब इन्हें अरेस्ट किया गया था वहाँ से कैप्चर, तो ये भी आता है कि किसने कैप्चर किया था, जॉन निकोलसन ने जो है किया था। तो इन्होंने रिवोल्ट बेसिकली दिल्ली में सुप्रेस किया, तो साथ में जो है इनके बेटों को भी मार दिया।
फॉल ऑफ लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिवोल्ट को सुप्रेस करने वाले थे कॉलिन कैम्पबेल थे। इन्होंने जो है लखनऊ को दोबारा से कैप्चर किया और किसकी मदद से, गोरखा रेजिमेंट जो थी उनकी मदद से जो है कैप्चर किया। फिर बैटल ग्वालियर होती है जहाँ पर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो लड़ती है और लड़ते हुए जो है ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ जो है वो यहाँ पर जो है वो मारी जाती है। तो यहाँ पर जो रिवोल्ट जो लीड कर रहे थे इसको सुप्रेस करने के लिए सर हॉग रोज फोर्सेस थी। ठीक है, इनकी जो थी फोर्स थी, तो ये भी नाम याद रखेंगे। फिर जो है वो तांत्या तोपे की अगर बात करते हैं तो इन्हें जो है बेसिकली जो है वो धोखा दिया जाता है। आप जानते होंगे, आपने हिस्ट्री में जो है डिटेल में तो चीज़ें पढ़ी होगी पहले, कि जो तांत्या तोपे थे इनके वार टैक्टिक्स जो थे बहुत माने जाते थे उस टाइम, क्योंकि गोरिल्ला टैक्टिक्स को जो है वो अपनाते थे, अटैक करके वगैरह जो है वो छुप जाना या वगैरह इस तरीके से। तो इन्हें जो है धोखा दिया जाता है, मानसिंह के ज़रिए इन्हें कैप्चर कर लेते हैं और जो है इन्हें फांसी पे जो है वो चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये रिवोल्ट एंड होता है। अब देखिए दिल्ली में जो है वो कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफ़र और जनरल बख्त खान तो लीड कर रहे थे, और यहाँ पर सुप्रेस किसने रिवोल्ट को किया, जॉन निकोलसन ने किया। कानपुर में नाना साहिब तांत्या तोपे अजीमुल्ला खान थे, यहाँ पर सर कॉलिन कैंपबेल ने रिवोल्ट को सुप्रेस किया। लखनऊ में लीडर बेगम हजरत महल ब्रजेश कादिर थे और यहाँ पर सुप्रेस करने वाले कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी में और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे थे। सर हॉग रोज ने जो है यहाँ पर रिवोल्ट को सुप्रेस किया। बिहार में कंवर सिंह और अमर सिंह थे, यहाँ पर विलियम टेलर और विंसेंट आयरी ने जो है रिवोल्ट को सुप्रेस किया। बरेली में खान बहादुर खान थे, सर कॉलिन कैंपबेल थे। फैज़ाबाद जो है यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला थे, यहाँ पर जनरल जॉर्ज कैंपबेल थे। अच्छा, ये जो फैज़ाबाद है इसका नाम 2018 में चेंज कर दिया गया है, आप जानते हैं, अब इसका नाम अयोध्या रखा गया है। ठीक है, अयोध्या अब इसका नाम रखा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। यहाँ पर जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला थे। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। Consider the following statement regarding the timeline and geography of uprising of 1857। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स है। तो पहली स्टेटमेंट है म्यूटिनी कलेक्टेड इरप्टेड एट मीरठ बिफोर द इंडिविजुअल डेफिनेंस ऑफ मंगल पांडे। हम जानते हैं जो रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट होता है मीरठ से, जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ पहले, तो वो बरकपुर में मंगल पांडे का इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पर जो है वो लिखा है कि इरप्टेड एट मीरठ। ठीक है, द इंडिविजुअल डिफेंस ऑफ मंगल पांडे टू प्लेस एट बरकपुर। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट सही नहीं होगी। ठीक है, म्यूटिनी जो है वो कलेक्टेड इरप्टेड एट मीरठ में जो इरप्ट हुआ, मगर उससे पहले जो इंसिडेंट होता है वो मंगल पांडे का जो इंसिडेंट होता है, ये तो जो है वो 10 मई को होता है, ये जो है वो मार्च में होगा ये इंसिडेंट। तो दिल्ली वाज नेक्स्ट है, दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर जॉन निकोलसन एंड लखनऊ वाज कंप्लीटली रिक्लेम्ड बाय सर कॉलिन कैंपबेल। तो ये देखिए बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ तांत्या तोपे 1857 में क्रोनोलॉजिकली रिप्रेजेंट द फाइनल मेजर मिलिट्री सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। हम जानते हैं कि इनके खिलाफ जो है मानसिंह ने मदद की थी और जो है ये यहाँ पर जो है ऑफिशियली रिवोल्ट को सुप्रेस कर चुके थे। तो दो जो है वो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही होगी। अब देखिए इफेक्ट क्या था, रिवोल्ट के बाद कुछ नतीजे तो बिल्कुल निकल के आए। वो क्या थे, जैसे कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का जो था वो कंपनी का एंड हो चुका था, और जो इंडिया था ये अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के जो है वो अंडर में आ चुका था, उनके कंट्रोल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। जो गवर्नर जनरल थे अब उन्हें जो है वायसराय बनाया जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय बनते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है फॉर इंडिया जो है वो अपॉइंट होता है, जो कहाँ पर रहेगा, ब्रिटेन में। क्वींस विक्टोरिया ने जो है कुछ प्रोक्लेमेशन भी की कि ये प्रॉमिस थे उनके कि अब मैं रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो दूंगी, मतलब बर्दाश्त करूंगी रिलीजियस टॉलरेंस, इक्वल ट्रीटमेंट सभी को दिया जाएगा, इंडियन ट्रेडिशन में इंटरफेरेंस नहीं होगा। बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी की। अब जो थी रेश ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए रिवोल्ट के बाद। इंडियन आर्टिलरी जो है उसे रिड्यूस किया गया, रिक्वायरमेंट पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया, और ब्रिटिश ने अब यहाँ पर अपना लिया था डिवाइड एंड रूल। उनको पता चल गया था कि रिवोल्ट के वक्त जो है
हिंदूज़ और मुस्लिम एक साथ आ चुके थे, या बाकी भी रिलीजन जो है सभी एक साथ आ चुके थे। अब उन्हें क्या काम करना था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना था कि अगर यहाँ पर रूल करना है तो इन लोगों को डिवाइड करना होगा। तो रिवोल्ट जो है इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ से जो है बेसिकली क्या हुआ, एंटी कॉलोनियल फीलिंग जो है लोगों में तो आ चुकी थी, नेशनल जो है वो कॉन्शियसनेस भी जो है वो आ चुकी थी। ब्रिटिश जो पॉलिसी थी अब वो प्रिंसेस के खिलाफ जो है कुछ चेंज हो गई थी। ब्रिटिश ने जो है वो एग्रेसिव जो है एनेक्सेशन जो था उसे स्टॉप कर दिया गया। इंडियन प्रिंसेस को जो है वो अब ट्रीट करने लगे केयरफुली। अब देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो थी, मंगल पांडे जो है इन्होंने रेजिस्टेंस स्टार्ट की बैरकपुर से। बहादुर शाह जफर जो थे एक सिंबॉलिक लीडर बने। रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की लीडर थी। नाना साहिब तो थे, इन्होंने कानपुर में रिवोल्ट को लीड किया। तांत्या तोपे जो थे एक मिलिट्री कमांडर थे और गोरीला टैक्टिक्स इनके मशहूर थे। बेगम हज़रत महल जो थी इन्होंने रिवोल्ट को लखनऊ में जो है वो लीड किया। कन्वर सिंह जो थे इन्होंने बिहार में लीड किया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि मंगल पांडे रिवोल्ट जो है 29 मार्च को जो है वो शुरू होता है, ठीक है। फिर रिवोल्ट जो कलेक्टिवली स्टार्ट होता है 10 मई को। दिल्ली कैप्चर होता है 11 मई को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है और एंड ऑफ कंपनी रूल जो है 1858 में। अब एमसीक्यूज जो है कुछ कवर करेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स, तो वो कौन होंगे, लॉर्ड डलहौसी होंगे। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पर, लास्ट मुगल एम्पर कौन थे, बहादुर शाह सेकंड थे। द इमीजिएट काज ऑफ रिवोल्ट वाज, तो वो कौन सा इमीजिएट काज था, तो वो ग्रीस कार्टेरेज का इंसिडेंट था। हु लीड द रिवोल्ट इन झांसी, झांसी में जो है रिवोल्ट को किसने लीड किया, तो हम जानते हैं वो कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। हु बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं, लॉर्ड कैनिंग। ये तो वो क्वेश्चन जो वन लाइनर में आते हैं। अब न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये हमने और क्वेश्चन बनाए हुए हैं इसके अच्छे, तो ये हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।